बाजार की उस सड़क पर रोज की तरह आज भी भीड़ थी। सब्जियों की खुशबू, ठेलों की आवाज और लोगों की भागदौड़ के बीच एक कोने में सावित्री देवी अपनी छोटी सी टोकरी लेकर मीठे पके अमरूद बेच रही थीं। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। वो चमक गर्व की थी, क्योंकि सावित्री देवी कोई आम अमरूद वाली नहीं थीं। उनकी दो बेटियां थीं, दोनों ही हीरे की तरह चमकतीं। बड़ी बेटी सारिका देश की सरहद पर फौज में अफसर थी और छोटी बेटी नंदिनी इसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम। जब भी कोई पूछता, अम्मा आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो सावित्री देवी का सीना चौड़ा हो जाता। वो मुस्कुराकर एक कहती, देश की रक्षा करती है और दूसरी जिले की। लेकिन इतना बड़ा ओहदा होने के बावजूद सावित्री देवी आज भी कभी-कभी चुपचाप बाजार में अमरूद बेचने आ जाती थीं। ना किसी को बताती थीं, ना बेटियों को। उनका कहना था, मेहनत में इज्जत होती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी दूर से एक बुलेट मोटरसाइकिल की भारी आवाज आई। धड़ धड़ धड़। लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह वर्दी में अकड़ता हुआ बाइक से उतरा। उसकी मूछी तनी हुई थी और आंखों में घमंड। उसने बिना पूछे सावित्री देवी की टोकरी से एक अमरूद उठाया और सीधे मुंह में डाल लिया। सावित्री देवी थोड़ा सकुचाईं। साहब, अमरूद मीठे हैं, चाहे तो तौल दूं? प्रताप सिंह ने अकड़ कर कहा। हाँ, दे 1 किलो। कांपते हाथों से सावित्री देवी ने अमरूद तौले। प्रताप ने पॉलीथिन ली, फिर एक और अमरूद निकाला और सामने ही काटकर खाने लगा। कुछ देर चबाने के बाद उसने मुंह बना लिया। छी, ये क्या बेकार चीज है, एकदम बेस्वाद। सावित्री देवी घबरा गईं। नहीं साहब, बहुत मीठे हैं, आप दूसरा देख लीजिए। प्रताप सिंह हंसा। चुप, तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। फिर ठंडे लहजे में बोला, पैसे 1 भी रुपया नहीं दूंगा। सावित्री देवी ने हाथ जोड़ दिए। साहब, मेहनत से लाए हैं, कुछ तो दे दीजिए। बस यही बात प्रताप सिंह को चुभ गई। उसने गुस्से में पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी तरफ जोर से फेंक दी। धड़ाम। अमरूद गाड़ियों के नीचे कुचले गए, कुछ नाली में बह गए। सावित्री देवी सन्न रह गईं। आंखों में आंसू, होंठ कांप रहे थे। उनकी मेहनत और इज्जत दोनों सड़क पर पड़ी थीं। लोगों की भीड़ जमा हो गई, कानाफूसी हुई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रताप सिंह ने मूंछों पर ताव दिया, बाइक स्टार्ट की और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन किसी ने सब कुछ देख लिया था। पास के घर की छत पर खड़ा एक नौजवान, रोहन, पूरा दृश्य अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर चुका था। उसका खून खौल रहा था। उसने वीडियो सेव किया और एक नाम सोचा, सारिका दीदी। उसने वीडियो भेजा और लिखा, दीदी, आज बाजार में आपकी मां के साथ ये हुआ। और यहीं से इस कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों के बीच सीमा पर बनी एक चौकी में कैप्टन सारिका अपनी राइफल की सफाई कर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा की सीटी और दूर पहाड़ों से टकराती बर्फ की आवाज। तभी उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन बजा। टिंग। सारिका ने बिना देखे फोन उठाया। एक अनजान नंबर, एक वीडियो। उसने प्ले किया। शुरू में तो बस बाजार की हलचल दिखी, फिर कैमरा रुका और सामने आई एक जानी पहचानी शक्ल। मां। सारिका की उंगलियां कांप गईं। अगले ही पल उसने देखा, एक वर्दी वाला इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए अमरूद खा रहा है। फिर बहस, फिर टोकरी उठती है और धड़ाम, अमरूद सड़क पर बिखर जाते हैं। वीडियो के आखिरी फ्रेम में उसकी मां फटी फटी आंखों से सड़क की तरफ देख रही थी। सारिका का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसके जबड़े भींच गए, सांस तेज हो गई। जिस मां ने उसे अफसर बनाया, आज वही मां सड़क पर बेइज्जत हो रही थी। उसका फौजी खून उबलने लगा। अगर मैं सामने होती, उसने दांत पीसते हुए कहा। उसने बिना एक पल गवाए वीडियो अपनी छोटी बहन नंदिनी को फॉरवर्ड कर दिया और तुरंत कॉल लगाया। नंदिनी उस वक्त अपने ऑफिस में एक हाई लेवल मीटिंग में बैठी थी। फोन देखा, दीदी। उसने मीटिंग रोक दी। हाँ दीदी, सब ठीक है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर दबी हुई आवाज आई, मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, अभी देख। नंदिनी ने फोन होल्ड पर रखा और वीडियो खोला। पहले 10 सेकंड, फिर 20, फिर 30। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। मां। उसकी आंखों में आंसू छलक आई।
एक मामूली इंस्पेक्टर उसकी मां को सरेआम अपमानित कर रहा था। उसका दिल टूट सा गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। वो सिर्फ बेटी नहीं थी, वो इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी। उसने गहरी सांस ली। दीदी, उसने शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। उधर से सारिका फट पड़ी। मैं छुट्टी लेकर आ रही हूं। उस इंस्पेक्टर की वर्दी उतरवाए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। नंदिनी ने धीरे से कहा, नहीं दीदी, आपकी जगह सरहद पर है। ये मेरा जिला है। ये लड़ाई मैं लड़ूंगी। फोन पर कुछ पल खामोशी छा गई। फिर सारिका की आवाज आई, ठीक है, लेकिन याद रखना, इंसाफ ऐसा होना चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। नंदिनी ने जवाब दिया, अब ये मेरा काम है। फोन कट गया। उसी पल नंदिनी ने मीटिंग खत्म की। मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। अफसर हैरान रह गए। नंदिनी सरकारी गाड़ी में नहीं, एक प्राइवेट कार में बैठी। रास्ते में उसने अपने डीएम के कपड़े उतारकर एक साधारण नीला सलवार सूट पहन लिया। आज वो डीएम बनकर नहीं, बेटी बनकर घर जा रही थी। दरवाजा खुला। सावित्री देवी एक कोने में बैठी थीं, आंखें सूजी हुई और चेहरा बुझा हुआ। नंदिनी को देखते ही वो घबरा गईं। नंदिनी, तू यहां? नंदिनी कुछ नहीं बोली, सीधे आगे बढ़ी और अपनी मां को जोर से गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सावित्री देवी सिसक पड़ी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो। वो पुलिस वाला है बेटी, छोड़। नंदिनी ने मां का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में आज एक अलग ही आग थी। अब आप अकेली नहीं हैं मां। आपकी बेटी इस जिले की डीएम है और जिसने भी आपकी इज्जत से खेला है, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। सावित्री देवी अपनी बेटी को देखती रहीं। उन्हें समझ आ गया था, अब ये लड़ाई शुरू हो चुकी थी और ये लड़ाई खामोशी से लड़ी जाने वाली थी। उस रात नंदिनी की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे पता था, अगर वो डीएम बनकर सीधे थाने पहुंच गई तो सब अफसर पैरों में घिर जाएंगे, सच दब जाएगा और असली चेहरे कभी सामने नहीं आएंगे। उसे इन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। सुबह होने से पहले उसने एक फैसला कर लिया। उसने अपना पर्सनल फोन उठाया और अपने सबसे भरोसेमंद अफसर एसडीएम विकास को कॉल किया। विकास? उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन सख्त। जी मैडम, मैं एक काम करने जा रही हूं और ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। विकास सीधा बैठ गया। आप आदेश दीजिए। मैं आज सिविल ड्रेस में कोतवाली थाने जा रही हूं। के साथ थाने पहुंचोगी। जब तक मैं इशारा न करूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। फोन के उस पार 2 सेकंड की चुप्पी रही। फिर, समझ गया मैडम, जैसा आप कहें। नंदिनी ने फोन रख दिया। अब खेल शुरू होने वाला था। सुबह उसने हरा सलवार सूट पहना, चेहरे पर साधारण सा दुपट्टा, न मेकअप न पहचान, एक आम लड़की। उसने ऑटो पकड़ा और कोतवाली थाने पहुंच गई। थाने के अंदर वही पुराना माहौल था। एक हवलदार कुर्सी पर ऊँग रहा था और सामने इंस्पेक्टर प्रताप सिंह और एसएचओ अमित पांडे चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। नंदिनी का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो धीरे धीरे उनकी टेबल के पास गई। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। अमित पांडे ने ऊपर से नीचे तक देखा। किसके खिलाफ? नंदिनी ने थोड़ी घबराहट लाते हुए कहा, कल बाजार में एक बुजुर्ग महिला के साथ पुलिस ने बदसलूकी की थी। ये सुनते ही प्रताप सिंह सीधा होकर बैठ गया। पुलिस ने? कौन पुलिस? नंदिनी ने नजर झुकाकर कहा, इंस्पेक्टर प्रताप सिंह। थाने में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर जोरदार ठहाका। प्रताप और अमित दोनों हंस पड़े। ओह, तो तू उस अमरूद वाली बुढ़िया की बेटी है? प्रताप ने तंज कसा। तो क्या हुआ? सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लात पड़ेगी ही। चल भाग यहां से, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। नंदिनी का खून खौल रहा था, लेकिन वो शांत रही। साहब, ये गैर कानूनी है। आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया। अमित पांडे की आवाज अचानक कड़क हो गई। तू हमें कानून सिखाएगी? ज्यादा जुबान चलाई तो तुझे ही अंदर कर दूंगा। सरकारी काम में बाधा, समझे? नंदिनी वहीं खड़ी रही। मैं शिकायत लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी। हवा भारी हो गई। तभी एक हवलदार भागता हुआ अंदर आया। सर, सर, जगदीश यादव जी थाने आ रहे हैं। नाम सुनते ही प्रताप और अमित के चेहरे उड़ गए। क्या? अभी? दोनों ऐसे उछले जैसे करंट लग गया हो। गेट खोलो, जल्दी। नंदिनी सब देख रही थी। कुछ ही पलों में एक सफेद सफारी थाने के अंदर आकर रुकी।
सफेद कुर्ता पाजामा पहने जगदीश यादव अकड़ता हुआ अंदर आया। अरे सिन्हा, काम धाम ठीक चल रहा है ना? वो हंसते हुए बोला। लेकिन तभी उसकी नज़र कोने में खड़ी नंदिनी पर पड़ी। उसकी हंसी एक पल में गायब हो गई। चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पसीने की बूंद माथे पर चमक आई। वो तेजी से आगे बढ़ा और नंदिनी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नमस्ते मैडम। थाने में जैसे बम फट गया। प्रताप सिंह और अमित पांडे पत्थर के बुत बन गए। मैडम, ये लड़की? इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, थाने के बाहर लाल बत्ती वाली गाड़ियों की आवाज आई और नंदिनी ने धीरे से दुपट्टा हटाया। जैसे ही नंदिनी ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया, थाने के अंदर हवा जम सी गई। जगदीश यादव के हाथ अब भी जुड़े हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। नमस्ते मैडम। उसकी आवाज कांप रही थी। प्रताप सिंह और SHO अमित पांडे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, ये लड़की आखिर है कौन? अगले ही पल थाने के बाहर सायरनों की आवाज गूंजी। 1, 2, 3 लाल बत्ती वाली कई सरकारी गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकीं। गाड़ियों से DSP, SP और जिले के कई सीनियर IAS, IPS अफसर तेजी से अंदर आए। वे सब आकर सीधे नंदिनी के पीछे लाइन में खड़े हो गए, जैसे अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे हों। अब पूरा थाना सन्नाटे में डूब चुका था। पंखे की घर घर की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। प्रताप सिंह का गला सूख गया। अमित पांडे कांपने लगा। तभी DSP ने कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर प्रताप सिंह, सीधे खड़े हो जाइए। आप जानते हैं आप किसके सामने खड़े हैं? प्रताप ने डरते डरते नंदिनी की तरफ देखा। DSP ने कहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नंदिनी मैडम, DM मैडम। ये शब्द किसी हथौड़े की तरह प्रताप और अमित के दिमाग पर गिरे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की को वे कुछ देर पहले अमरूद वाली की बेटी कहकर भगा रहे थे, वही पूरे जिले की सबसे बड़ी अफसर थी। नंदिनी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, अब वो DM थी। उसने ठंडी लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर प्रताप सिंह, SHO अमित पांडे। दोनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आप दोनों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। वर्दी की धौंस दिखाने, एक आम नागरिक को सरेआम अपमानित करने और अपनी ड्यूटी का दुरुपयोग करने के आरोप में। SP ने तुरंत इशारा किया। दोनों की बेल्ट उतरवा ली गई, टोपी उतार ली गई। कल तक जो शेर बने घूम रहे थे, आज नजरें झुकाए खड़े थे। तभी जगदीश यादव ने हिम्मत जुटाई। मैडम, नादान हैं ये लोग, गलती हो जाती है, मैं समझा दूंगा। नंदिनी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। वो नजर इतनी ठंडी थी कि जगदीश यादव अंदर तक कांप गया। नेताजी, नंदिनी बोली, ये नादान नहीं है, ये सरकारी वर्दी में छुपे गुंडे हैं और बेहतर होगा आप इस मामले से दूर ही रहें, वरना जांच की आंच आप तक भी पहुंच सकती है। जगदीश यादव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया, ये DM पुरानी किस्म की नहीं है। वो बिना कुछ बोले पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत चमक रही थी। नंदिनी ने ये देख लिया। उसे एहसास हो गया, ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, अभी सिर्फ शुरुआत हुई थी और असली वार अभी बाकी था। पूरे शहर में एक ही चर्चा थी, DM की बेटी ने मां का बदला ले लिया। अखबारों में हेडलाइन छपी, TV चैनलों पर डिबेट चल रही थी। लोग नंदिनी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन नंदिनी के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो जानती थी जगदीश यादव इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, और उसका शक गलत नहीं निकला। उस रात नंदिनी डिनर कर ही रही थी कि उसके पर्सनल फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर भारी सांसों की आवाज और अचानक एक बदली हुई मशीनी आवाज, DM साहिबा, शहर में नई हो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना। इंस्पेक्टर तो बस मोहरे थे, खेल अब शुरू होगा। कॉल कट गई। नंदिनी के हाथ एक पल को रुक गए। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आई। वो समझ गई, सीधी लड़ाई अब खतरनाक हो चुकी है। उसी वक्त उसने ASP को कॉल किया। मां के घर के आसपास सादी वर्दी में 2 पुलिसकर्मी तैनात कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे
मां को डर नहीं लगना चाहिए। 2 दिन शहर में अजीब शांति रही। नंदिनी को लगा शायद चेतावनी काम कर गई, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। तीसरे दिन सुबह सुबह बाजार में अचानक 3 पुलिस गाड़ियां आकर रुकीं। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले एक नया इंस्पेक्टर जीप से उतरा। उसने सावित्री देवी की टोकरी की तरफ इशारा किया। हमें सूचना मिली है, इन अमरूदों की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। तलाशी लो। सावित्री देवी घबरा गईं। नहीं साहब, मैं गरीब औरत हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। लेकिन कोई नहीं सुना। एक सिपाही ने अमरूद हटाए और नीचे से भूरे रंग का नशीला पदार्थ निकाला। सर, मिल गया। बाजार में हड़कंप मच गया। लोग फुसफुसाने लगे, देखो, डीएम की मां नशा बेचती है। सावित्री देवी सन्न रह गईं। आंसू बहने लगे। मुझे फंसाया गया है, ये मेरा नहीं है। लेकिन हथकड़ी लग चुकी थी। उन्हें जीप में बिठा लिया गया। कुछ ही मिनटों में खबर आग की तरह फैल गई। ब्रेकिंग न्यूज! डीएम नंदिनी की मां नशीले पदार्थ के आरोप में गिरफ्तार। नंदिनी के ऑफिस में फोन की घंटियां लगातार बजने लगीं। मंत्री, सीनियर अफसर, मीडिया, सब एक ही सवाल, क्या कहेंगी आप मैडम? उसी वक्त सारिका का फोन आया। मैं आ रही हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। अब बहुत हो गया। नंदिनी ने गहरी सांस ली। नहीं दीदी, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अगर हम भी उनकी तरह गैर कानूनी काम करेंगे तो हम में और उनमें फर्क क्या रहेगा? उसने फोन रखा और सीधे एक बड़ा फैसला लिया। उसने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। माइक संभालते हुए उसने कहा, मेरी मां पर गंभीर आरोप लगे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए मैं इस केस की जांच से खुद को अलग करती हूं। एसपी साहब, एक स्पेशल टीम बनाएंगे। सच खुद सामने आएगा। पूरा मीडिया सन्न रह गया। जगदीश यादव भी। वो समझ नहीं पा रहा था ये डीएम डर क्यों नहीं रही। और यहीं से नंदिनी का असली मास्टर स्ट्रोक शुरू हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही पूरा शहर 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ जो कह रहे थे, देखो डीएम कितनी ईमानदार है। दूसरी तरफ फुसफुसाहटें थीं, आखिर मां है, कुछ तो होगा। नंदिनी ये सब सुन रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी सच शोर नहीं करता, सच इंतजार करता है। उसी शाम उसने रोहन को अपने बंगले पर बुलाया। रोहन थोड़ा घबराया हुआ था। डीएम के सामने खड़ा होना उसके लिए आसान नहीं था। डरो मत, नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आज तुम डीएम से नहीं, एक बेटी से मिल रहे हो। रोहन ने हिम्मत जुटाई। मैडम, मैं जानता हूं किसी ने आंटी को फंसाया है। नंदिनी की आंखों में चमक आ गई। और मुझे तुमसे यही सुनना था, वो बोली। मुझे बताओ, उस दिन बाजार में कौन कौन मां की टोकरी के पास आया था? रोहन बोला, मैडम, मैंने ध्यान दिया था, एक आदमी था जो बार बार टोकरी के पास घूम रहा था। वो प्रताप सिंह के साथ पहले भी कई बार देखा गया है। नंदिनी तुरंत सीधी बैठ गई। क्या कोई सबूत? रोहन ने सिर हिलाया। पास की मिठाई दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, शायद कुछ मिला हो। अगले 2 दिन रोहन पूरे बाजार में घूमता रहा। दुकानदारों से बात, पुरानी फुटेज, छोटी छोटी बातें। तीसरे दिन वो हाफता हुआ नंदिनी के सामने खड़ा था। मैडम, मिल गया। लैपटॉप खोला गया। स्क्रीन पर एक धुंधली सी फुटेज चली। एक आदमी सावित्री देवी की टोकरी के पास आता है, इधर उधर देखता है और अमरूदों के नीचे कुछ रख देता है। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन चाल, कपड़े और बॉडी लैंग्वेज नंदिनी पहचान गई। ये प्रताप सिंह का आदमी है। उसने आंखें बंद की। अब पूरा खेल साफ हो चुका था, लेकिन नंदिनी ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। उसने एसपी को बुलाया। हम झूठी खबर फैलाएंगे, नंदिनी बोली कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी का चेहरा पूरी तरह साफ आ गया है और पुलिस उसे 24 घंटे में पकड़ने वाली है। एसपी मुस्कुराया। अब मछली खुद जाल में आएगी। उधर जगदीश यादव के कैंप में भूकंप आ गया। उसने गुस्से में फोन पटका। अगर वो आदमी पकड़ा गया तो सब डूब जाएंगे। उसने तुरंत प्रताप सिंह को कॉल किया। उसे चुप करा दो, किसी भी कीमत पर। यही कॉल नंदिनी को चाहिए थी,
क्योंकि जगदीश यादव का फोन पहले से सर्वेलांस पर था। उस रात शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर एक गाड़ी रुकी। प्रताप सिंह और अमित पांडे उस आदमी को लेकर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, चारों तरफ से हेडलाइट्स चल उठीं। पुलिस! एसपी की आवाज गूंजी। चारों ओर पुलिस टीम। प्रताप सिंह घुटनों कर बैठ गया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, और यहीं से शुरू होने वाला था वो खुलासा जो एक राजनीतिक साम्राज्य हिला देने वाला था। चारों तरफ तेज हेडलाइट्स की रोशनी थी। प्रताप सिंह की आंखें चकाचौंध से बंद होने लगी। एसपी धीरे धीरे आगे बढ़ा। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस कानून था। आप गवाह को खत्म करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अमित पांडे अब भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। सर, हम तो बस। चुप! एसपी ने हाथ उठाया। आप दोनों के खिलाफ काफी सबूत हैं। हथकड़ियां क्लिक की आवाज के साथ कलाई में कस गईं। वो आदमी जो अब तक डरा सहमा खड़ा था, फूट पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब नेताजी के कहने पर किया। ये सुनते ही प्रताप सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। एसपी ने रिकॉर्डर ऑन किया। सब साफ साफ बताओ। आदमी बोला, जगदीश यादव ने कहा था कि डीएम को सबक सिखाना है। बोला उसकी मां को बदनाम करो, फिर वो खुद टूट जाएगी। हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। उसी वक्त नंदिनी अपने ऑफिस में चुपचाप बैठी सुन रही थी। चेहरे पर कोई खुशी नहीं, कोई जीत का भाव नहीं, बस गंभीरता थी। अब वक्त है, उसने कहा। अगली सुबह जगदीश यादव अपने बंगले में अखबार पढ़ रहा था। हेडलाइन देख वो मुस्कुराया। डीएम की मां अब भी जेल में है। वो चाय उठाने ही वाला था, धड़ाम! मुख्य दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। सामने पुलिस फोर्स और बीच में नंदिनी। इस बार वो सिविल ड्रेस में नहीं थी, पूरी डीएम की वर्दी, आत्मविश्वास से भरी। खेल खत्म हो गया है नेताजी। जगदीश यादव हकलाया। अब आप मुझे हाथ नहीं लगा सकती। एसपी आगे बढ़ा। हमारे पास आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें आप गवाह को धमकी दे रहे हैं, और आपके आदमी अब सरकारी गवाह है। हाथ में अरेस्ट वारंट रखा गया। जगदीश यादव की टांगें कांपने लगी। ये सब झूठ है। नंदिनी की आंखें सीधी उसकी आंखों में थी। आपने एक मां को झूठे केस में फंसाया। अब कानून आपसे सवाल करेगा। हथकड़ियां नेताजी की कलाई में कस गईं। कैमरे चमके। जिस आदमी के इशारे पर पूरा जिला चलता था, आज वही पुलिस जीप में बैठा था। उसी शाम कोर्ट का आदेश आया। सावित्री देवी को सम्मानपूर्वक बरी किया गया। जब जेल का दरवाजा खुला, सावित्री देवी बाहर आईं। सामने नंदिनी खड़ी थी। माँ बेटी एक दूसरे से लिपट गईं। सावित्री देवी रोते हुए बोली, बेटी अब अमरूद नहीं बेचूंगी। नंदिनी ने माँ का हाथ थाम लिया। अब आपको कभी सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कहानी अब भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अगली सुबह एक आखिरी फैसला बाकी था। अगली सुबह सूरज शहर पर कुछ अलग ही रोशनी लेकर उगा था, जैसे कई दिनों से दबी हुई सांस आज खुलकर हवा में घुल गई हो। अखबारों की हेडलाइन एक ही थी, दबंग नेता गिरफ्तार, डीएम की मां बेइज्जती केस में बरी। लोग चाय की दुकानों पर बस यही चर्चा कर रहे थे। आज पहली बार किसी अफसर ने सिस्टम से नहीं, सिस्टम के अंदर रहकर लड़ाई जीती है। डीएम ऑफिस में नंदिनी फाइलों के बीच बैठी थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सुकून। तभी एसपी अंदर आए। मैडम, उन्होंने कहा, जगदीश यादव का रिमांड मिल गया है। उसके खिलाफ और भी केस खुलने वाले हैं। नंदिनी ने सिर हिलाया। कानून अपना काम करेगा। वो जानती थी, ये जीत किसी एक इंसान की नहीं थी, ये जीत हर उस मां की थी जो चुपचाप जुल्म सह लेती है। शाम को नंदिनी अपनी मां को लेने खुद गई। सरकारी गाड़ी के पास सावित्री देवी झिझक कर खड़ी थीं। बेटी, उन्होंने धीरे से कहा, मैं इस गाड़ी में बैठने लायक हूं? नंदिनी की आंखें भर आईं। उसने मां का हाथ पकड़ा। आप इस गाड़ी की वजह है मां। घर पहुंचकर सावित्री देवी ने अपनी पुरानी अमरूद की टोकरी एक कोने में रख दी। कुछ पल उसे देखती रहीं, फिर बोली, ये टोकरी मेरी पहचान थी। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, नहीं मां, ये आपकी मेहनत की निशानी है, इसे फेंका नहीं जाएगा। कुछ दिनों बाद नंदिनी ने एक नया आदेश जारी किया। शहर के हर छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वालों के साथ दुर्व्यवहार पर सीधी कार्रवाई होगी। थानों में सीसीटीवी अनिवार्य कर दिए गए। शिकायत पेटी नहीं, सीधी शिकायत लाइन शुरू हुई।
पुलिस वालों को साफ संदेश था, वर्दी ताकत नहीं जिम्मेदारी है। कुछ हफ्तों बाद सारिका को छुट्टी मिली। वो सीधे नंदिनी के घर आई। तीनों एक साथ बैठे, हंसी, चाय, सादगी। सारिका ने मां की तरफ देखा। अब बाजार नहीं जाओगी ना? सावित्री देवी मुस्कुराई। नहीं, अब मेरी बेटियां ही मेरी दुकान है। तीनों हंस पड़ी। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल छोड़ जाती है। अगर हर बेटी नंदिनी जैसी हो और हर सिस्टम कानून जैसा काम करे, तो सावित्री देवी कभी सड़क पर रोती नहीं। दोस्तों, ये कहानी मनोरंजन और संदेश दोनों के लिए है। सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो दंगल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।